ओके स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टाइम सेव करने के लिए मैंने पीडीएफ ओपन किया है। हम यहीं पे डायरेक्ट सॉल्यूशंस देखेंगे और क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे, आर लिमिटेड ऑफर्स 20 lakhs 10% debentures of 200 each at a discount of 7% and redeemable at a premium of 8% after 9 years. Record the necessary entries in the book of R Limited. आप सब पहचान गए होंगे, कंसीडरिंग द टर्म ऑफ रिडम्पशन वाला क्वेश्चन है ये। आफ्टर 9 years मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये अननेसेसरी डेटा गिवन है। देखिए लैक्स ऑफ रुपीज में है, लैक्स में है ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स, रुपीज नहीं है, ये नंबर है डिबेंचर्स के। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 20 lakhs है और 10% डिबेंचर्स ऑफ 200 ईच। इशू हुआ है डिस्काउंट पे 7% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, रिडम्पशन प्रीमियम पर है। तो चलिए हम तो लिखते हैं इशू है डिस्काउंट, डिस्काउंट पे हो रहा है और डिस्काउंट कितना परसेंट है? 7%। 7 किसका निकालेंगे? पार वैल्यू यहाँ पे 200 है, ये पार वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो पार वैल्यू जब यहाँ 200 है तो हमें लिखेंगे 200 इंटू 7%, दैट इज 14 रुपीज का डिस्काउंट है। कितने रुपीज का डिस्काउंट है? 14। तो 200 में से 14 गए तो 186 रुपीज, 186 रुपीज का इसका क्या आ गया? हमारा इशू प्राइस आ गई, ये हमारी इशू प्राइस है। उसी तरीके से अगर मैं रिडम्पशन की बात करूं, रिडम्पशन किस पर है? प्रीमियम पर है। तो रिडम्पशन इज एट प्रीमियम ऑफ 8%, तो 200 पार वैल्यू का 8%, दैट इज 16। तो रिडीमेबल प्राइस जो हो गई हमारी वो हो गई 216। पर हमारे को रिडीमेबल प्राइस से मतलब नहीं होता, हमें तो प्रीमियम से मतलब होता है। एक तो हमें इशू प्राइस से मतलब होता है और एक हमें रिडम्पशन के प्रीमियम से मतलब होता है जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया, आपको डिस्काउंट निकालना आ गया, आपको प्रीमियम निकालना आ गया। आई होप सो आप यहाँ तक क्लियर होंगे। अब क्या करेंगे? वही हमारी पहली एंट्री, मैं अभी आंसर दिखा दूंगी पर मैं चाहती हूँ खुद बोले। पहली एंट्री मेरे साथ बोलेंगे, भले आप घर पे पढ़ रहे हैं। बोले, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं यहाँ पे बता रही हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिगर किसके अकॉर्डिंग भरेंगे हम? 186 के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 20 lakhs, तो 20 lakh इंटू 186, ये फर्स्ट एंट्री में होगा आपका। सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और ये प्रीमियम ऑन डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन आपका डेबिट भी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। पहली एंट्री क्या हो रही है आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो रही है। यहाँ पे फिगर किस बेसिस पे आया? ये आया आपका 20 lakhs इंटू 186, ये मल्टीप्लाई करके आपका ये फिगर आ गया। ये है आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स और ये है आपकी पार माइनस डिस्काउंट फिगर। जब मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था, वो बताया था इशू के अकॉर्डिंग फिगर्स प्लेस करते हैं। आपकी फर्स्ट एंट्री आई होप सो आपको क्लियर होगी। सेकेंड एंट्री में चलते हैं हम। सेकेंड एंट्री आती है हमारी, ये रही हमारी सेकेंड एंट्री। प्लीज ध्यान से देखेंगे सेकेंड एंट्री कैसे हुई है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ पहले आप इशू के अकॉर्डिंग डेटा फिल कर ले। एक बार के लिए आप इसको भूल जाओ और आप इसको भूल जाओ, आप इसको भी भूल जाओ। आप डेटा फिल करके देखो कैसे फिल हो रहा है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वहां में 37,20,000 को क्रेडिट करके आई थी या डेबिट हो गया। ठीक है, ये फिगर तो हमें समझ में आ गया मैम। डिबेंचर्स हमेशा किससे मल्टीप्लाई होते हैं? पार वैल्यू से। पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो गया? ये 20 लाख इंटू 200 की पार वैल्यू है आपकी 200, तो 20 लाख इंटू 200 इज 44 करोड़ रुपीज आ गए आपके, 40 करोड़ रुपीज आ गए आपके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है 200 की चीज थी, 14 रुपए का डिस्काउंट था, 186 पे इशू हुई थी, तो 14 रुपए का डिस्काउंट मेरा लॉस था, तो इस लॉस को हमने प्रेजेंट कर दिया। ये एग्जिस्टेंस में आ गया हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और ये फिगर कैसे आया आपका? 20 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू 14, ये आपका फिगर आ जाए। ठीक है, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 28, और उसके बाद आपके लैक्स 2 करोड़ 80 लाख रुपीज ये आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है, अब रिडम्पशन किस पे था आपका? रिडम्पशन था आपका प्रीमियम पे। रिडम्पशन प्रीमियम पे था। प्रीमियम कितने रुपीज का? 16 रुपए का प्रीमियम था।
तो आपकी फिर इशू की एंट्री अभी मैंने कट कर रखी है, उसके अगेंस्ट में आप डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखे, डिस्काउंट लिखे और डिबेंचर्स लिखे। ये इशू का प्रेजेंटेशन पहले इशू का कर दें। अब रिडम्पशन का क्या होता है, सेम अमाउंट से डेबिट एंड सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाता है। तो किस नाम से क्रेडिट होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब हमारा ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये कैसे आएगा, 20 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 16 रुपए का प्रीमियम है, ये हमारा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। जैसे ही एग्जिस्टेंस में आएगा हम इसको डेबिट कर देंगे, और डेबिट करेंगे तो हम कर देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सेम फिगर से डेबिट हो जाएगा। अब बेटा आप बोलोगे मैम आपने तो दोनों एक ही में करना सिखाया है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो आप अलग अलग भी शो कर सकते हो, और आप चाहो तो इसकी अलग से एंट्री मत करें, क्योंकि आप अपने डीके गोयल में देखेंगे, आप अपनी ग्रेवाल में देखेंगे, वह सिंगल प्रेजेंटेशंस भी दिए हुए हैं। तो आप अलग प्रेजेंटेशन मत करें, आप यही करें 3 करोड़ 20 लाख प्लस 2 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 6, यहां पे आप 6 करोड़ डायरेक्ट कर दें। जैसे हम 6 करोड़ करेंगे, आप टैली करके देखें, ये हो गया 43 करोड़ 20 लाख। ठीक है, यहां भी देखते हैं 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, वही 43 करोड़ 20 लाख। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जैसा मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन है, इफ यू वांट टू शो इट सेपरेटली यू कैन शो इट सेपरेटली, बट इफ यू वांट टू शो इट वन देन यू कैन शो इट इन द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डरने की जरूरत नहीं है। आई होप सो आपको ये एंट्री करना आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें देखो लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करी, पर हम तो हमेशा करते हैं क्योंकि एग्जाम में तो हमें करनी है ना। तो अगर यहाँ पे लॉस राइट ऑफ की एंट्री होती तो ये 6 लाख रुपीस के लॉसेस थे, ये 6 लाख रुपीस के लॉसेस थे। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बहुत अधूरे बेटा, ये 6 करोड़ के थे, 6 करोड़ थे। तो आप लॉस राइट ऑफ करें। क्या इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है? नहीं, इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो यहाँ पे भी एक और एंट्री हम क्या करते हैं, मैं यही करके दिखा देती हूँ। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये आप कर देते और फिगर्स आ जाते 6 करोड़ 6 करोड़। ये एक थर्ड एंट्री भी इस पे एग्जिस्टेंस में आएगी। आई होप सो आपको क्लियर होगा, आप बढ़ रहे हैं। चलिए गुड, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखेंगे क्वेश्चन किसका है पहले। एम लिमिटेड टुक एन एसेट ऑफ 9 lakhs लायबिलिटी ऑफ 9 करोड़। इस डिबेंचर वाले चैप्टर में करोड़ में बातें बहुत ज्यादा होती है। 9 करोड़ एंड लायबिलिटी ऑफ 70 lakhs ऑफ एस लिमिटेड आर इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 each। ये परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है। और कौन सा वाला केस है इसका? सेकंड केस। फर्स्ट केस में तो ओनली एसेट आती थी, सेकंड में एसेट लायबिलिटी दोनों आती थी। एसेट भी गिवन है और लायबिलिटी भी गिवन है, पर यहाँ पे वेंडर को कितना पेमेंट किया वो गिवन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स होते तो मैं मल्टीप्लाई करके निकाल देती कि वेंडर को कितना दिया। बस ये बोला 8% डिबेंचर दे रहे हैं 100 वाले। तो यहाँ पे हमें बैलेंसिंग फिगर में वेंडर अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो आपको सबको एंट्री पता है क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट। मेरे साथ बोल पा रहे होंगे अगर आप पढ़ के आए होंगे, मैंने बहुत बार बोला था आपको पढ़ के आना है। एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। एसेट में आप 9 करोड़ प्लेस करेंगे, लायबिलिटीज में आप 70 लाख रुपीज प्लेस करेंगे, और इन दोनों का जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आप किसमें प्लेस करने वाले हैं? वेंडर में प्लेस करने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी। ऐसे लिखना है आपको, बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। वेंडर का नाम नहीं आता, यहाँ पे जो खरीदता है ना उसका नाम आता है, उसकी बुक्स बनती है खरीदने वाले की। ठीक है, अब देखते हैं अपन। देखो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सन्ड्री लिखना कंपलसरी है। एसेट अकाउंट डेबिट लिखे तो भी मार्क्स मिलेंगे। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 9 करोड़, लायबिलिटी 70 लाख। 9 करोड़ में से 70 लाख गए तो 8 करोड़ 30 लाख रुपीज आ गया। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था कि आप एस को कितने पेमेंट कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री क्या होती है? एस को पेमेंट करने की होती है। तो देखिए एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। पार का केस है तो बस ये वाली एंट्री हो जाएगी 8 करोड़ 30 लाख। अब
नंबर ऑफ डिवेंचर्स अगर कोई आप पूछे, क्योंकि नरेशन में तो हमें लिखने पड़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार। नंबर परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा? 8,30,00,000 अपॉन पार वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो 8,30,00,000 डिबेंचर्स हम देने वाले हैं। इतने डिबेंचर्स ये दे रहा है। तो देखिए यहाँ नरेशन में लिखा हुआ है 8,30,00,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड टू एस लिमिटेड इन कंसिडरेशन। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अब इतना लिख दिए 8,30,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट पार। क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? एट पार। बस बहुत है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। ज्यादा टफ नहीं है, इसीलिए मैंने सीधा पीडीएफ ओपन कर दिया था, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन करने में टाइम बहुत लगता है और ये क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली पीडीएफ ओपन करके आपको यहीं समझा रही हूँ। नेक्स्ट, अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको ये समझ आए, तो आप प्लीज इसको बताना कि मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं मैम आप पीडीएफ से ही पढ़ा दें, वही सही है। और अगर आपको पीडीएफ वाला समझ नहीं आया, वो लिखने वाला ज्यादा समझ आ रहा है, तो भी आप मुझे बताएं मैम नहीं आप एक एक सम सॉल्व करके बताया करें, तो मेरे को भी मिलेगा कि मुझे नेक्स्ट जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में कराऊं वो मैं डायरेक्टली पीडीएफ से कराऊं कि मैं उनको लिख करके सॉल्व कराऊं। ओके, बी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू 4 लाख। बुक वैल्यू एसेट खरीदी हमने 4 लाख की बुक वैल्यू है, और लाइबिलिटी ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। मोहन ब्रदर्स हमारे वेंडर्स हो जाते हैं यहाँ पे। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000 बाय पेइंग इश्यूड डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। देखिए पीसी अमाउंट भी गिवन है, आप देख रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? देखेंगे यहाँ इस क्वेश्चन में आपको एसेट अमाउंट इज गिवन, ये रहा, लाइबिलिटी अमाउंट इज गिवन, ये रहा, दिस पर्सन इज वेंडर, एंड परचेज कंसिडरेशन इज ऑल्सो गिवन। एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है, पीसी भी है। ये कौन सा केस है परचेज कंसिडरेशन वाला? थर्ड केस। एसेट गिवन होती है, लाइबिलिटी गिवन होती है, पीसी गिवन होती है, तो या तो डेबिट साइड शॉर्ट आएगी या फिर क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी। और अगर डेबिट साइड कम आएगी तो होगी गुडविल, और क्रेडिट साइड कम आएगी तो होगी सीआर। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं एक एंट्री, और पार का केस है क्योंकि 100% डिबेंचर्स दिए गए, लेकिन नीचे इसने केस बना दिया कि आप इसको तीनों पे करके दिखाओ, पार पे भी दिखाओ, डिस्काउंट पे भी दिखाओ, और प्रीमियम पे भी करके दिखाओ। ठीक है जी, करते हैं। यहाँ पे पीडीएफ में गायब हो गया, ये 10% ही है, 10% डिस्काउंट। ठीक है, और क्या बोला? अगर कोई फ्रैक्शन आता है, अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो उसका पेमेंट आप कैश में करेंगे। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है ये आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। चलिए तो अपन अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहली एंट्री क्या होने वाली है? एसेट अकाउंट डेबिट। बिना देखे अगर आप कर रहे हो तो आपने क्या करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज 50,000 एंड टू मोहन ब्रदर्स 3,80,000। 380 और 50 डेबिट तो हो गया 4 लाख से, क्रेडिट हो गया 380 और 50 से। 380 और 50 होता है 430। डेबिट तो है 4 लाख से, क्रेडिट हो गया 430 से। किधर कमा रहा है? डेबिट साइड। कितने से कमा रहा है? 30,000। तो जब डेबिट साइड कम आती है तो वो क्या होती है? हमारी गुडविल। तो ये आ गई हमारी गुडविल। आई होप सो आपको समझ आया होगा ये कैसे किया मैंने। चलिए तो अब अपन इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। केस 1 किस पे है? केस 1 इज एट पार। तो पार का केस 1 देख रहे हैं हम। पार पे सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट 4 लाख। अभी अभी हमने गुडविल निकाली थी 30,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। अभी मैंने आपको सिखाया अभी तक ऐसे आया है for 30,000। नेक्स्ट आता है हमारा टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड टू मोहन ब्रदर्स। ये आया, अभी सीखा आपने फर्स्ट एंट्री करना मेरे से। हम कर क्या है? एसेट में 4 लाख लिख दिए, लाइबिलिटीज में 50 लेके, वेंडर परचेज कंसिडरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन था 380। इधर का टोटल आ रहा था 430 और इधर का टोटल है 4 लाख। तो 4 लाख और 430 का डिफरेंस आ गया हमारा 30,000। कम किधर था? डेबिट साइड। डेबिट साइड कम था तो आ गई हमारी गुडविल। आई होप सो आपको समझ आया होगा। गुड। नेक्स्ट क्या है? इसकी पेमेंट की एंट्री।
क्या होती थी पेमेंट की एंट्री, देखने से पहले खुद करो ताकि हमें समझ आएगा। क्या आएगी, किसे चालू करेंगे, मोहन ब्रदर्स से। मोहन ब्रदर्स कितने हैं, 380 के, पार का केस है, तो मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये हमारी सेकेंड एंट्री होने वाली है। तो देखते हैं यही करिए क्या हम क्वेश्चन में भी देखेंगे, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब अगर कोई पूछे कि इसके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल के बताओ पार के केस के, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, बोलो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार। परचेज कंसिडरेशन इज 3,80,000 अपॉन पार वैल्यू इज 100, तो ये आ गए आपके 3,800 डिबेंचर्स आ गए। देखो आपने नरेशन में मेंशन कर दिया 3,800 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड टू मोहन लिमिटेड इन कंसिडरेशन। इतना नहीं लिखना होता, ये सब मत लिखे, इशूड एट पार, खत्म, इतना नरेशन आप लिख सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको आंसर समझ आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा ये प्रेजेंट कैसे होता है सॉल्यूशन। गुड, अब पहला तो पार का था हमने कर लिया, सेकंड के डिस्काउंट का है। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%, तो 10% डिस्काउंट का क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी चाहे पार का केस हो, चाहे प्रीमियम का केस हो या डिस्काउंट का केस हो। तो फर्स्ट एंट्री सेम, एसेट 4 लाख, गुडविल का बैलेंसिंग फिगर 30 आ गया, लाइबिलिटी 50 है, मोहन ब्रदर्स 380 था। सेकंड एंट्री किससे चालू होगी, मोहन ब्रदर्स से। डिस्काउंट की केस में एंट्री क्या होती है, जल्दी से बोले, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये आपकी एंट्री होने वाली है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना इंपॉर्टेंट है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे निकालने वाले हैं देखेंगे। देखिए आपकी एंट्री आ गई। अभी आप इस बैंक को भूल जाओ, ये बैंक क्यों आया अभी मैं बताऊंगी। आप अभी ये देखो, यही एंट्री होगी, मोहन ब्रदर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। आपको पता है ऊपर वाली एंट्री में मोहन ब्रदर 380 से क्रेडिट था, तो 380 से आपने डेबिट कर दिया। यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब हमें ये दो फिगर्स भरने हैं, ये दो फिगर्स हम कब कर पाएंगे, जब हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता होंगे। तो चलिए हम पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू पीसी अपॉन पार माइनस डिस्काउंट। ये मेरा डिस्काउंट के केस में फॉर्मूला होता है। परचेज कंसिडरेशन है 3,80,000, पार वैल्यू इज 100 माइनस डिस्काउंट ऑफ 10, 3,80,000 अपॉन 90। जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रैक्शंस में आएगा, 4222.22 ऐसे करके आएंगे डिबेंचर्स, इतने डिबेंचर्स आएंगे। अब पॉइंटों में डिबेंचर्स आएंगे तो आपको पॉइंट इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है आपको, पॉइंट इग्नोर। अब इस पॉइंट को इग्नोर कर दोगे तो आपके कितने डिबेंचर्स बन गए, 4222 डिबेंचर्स बन गए। अब आप यहाँ पे, आपको पता है डिबेंचर अमाउंट, जो डिबेंचर है हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो 4222 इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। देखिए आपका 422200 आंसर आ गया। अभी डिस्काउंट का केस है तो डिस्काउंट डेबिट होगा जब डिस्काउंट डेबिट होगा तो 4222 इंटू 10 रुपीज का डिस्काउंट, तो ये देखिए ये आपका आ गया 4222 और यहाँ जीरो आएगा बेटा, जीरो, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। एनसीईआरटी में बहुत मिस्टेक्स हैं तो प्लीज आप ध्यान से करें, क्योंकि 4222 3 जीरो है, 3 2 है और 1 जीरो है, तो 4222 जीरो आएगा। ये होने के बाद अब आप देखो ये टैली नहीं हो रहा, ये तो 380 और 4222 को जब आप टोटल करते हो तो ये इसके बराबर नहीं बनेगा, या 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। देखिए आप 380 और इसको टोटल करके देखें कितना आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में आएगा 220, इधर लिखते हैं अपन 220, इधर आएगा 2, 4 और 8 12, 1 कैरी 4,22,220। देखो डेबिट में 20 एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि यहाँ तो हमारे डबल जीरो है, तो 20 रुपीज का क्रेडिट है। आपको क्वेश्चन में देखो एक लाइन लिखी थी, इफ देयर इज एनी फ्रैक्शन पेड इन कैश, ये फ्रैक्शन ही तो है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि एग्जैक्टली हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं आए थे, पॉइंट के बाद भी कुछ था। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 रुपीज का। तो आप इस 20 रुपीज को किस में डाल देंगे, टू बैंक, तब ये चीज एग्जिस्टेंस में आएगी कि टू बैंक 22 रुपए है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 22 लिया था, 20 रुपए का हमारे एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। आपको बात समझ आ रही है? आप प्लीज बात ध्यान से समझेंगे कि अगर आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स पॉइंटों में निकल रहे हैं, तो आप पॉइंट को इग्नोर कर दो, इग्नोर करके जो फिगर आ रहा है
उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो। वो टैली नहीं होगा क्योंकि आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स पॉइंटों में था। जब वो टैली नहीं होगा तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो बहुत नॉमिनल से आएगा, 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसे नहीं आएगा हजारों में आया, ऐसे नहीं आएगा। तो जो नॉमिनल सा डिफरेंस आपका आ रहा है उसको आपको बैंक से पेमेंट कर देनी है। तो बैंक अकाउंट 20 रुपए। आई होप सो आपको क्लियर होगा कि बैंक क्यों आया यहाँ पर, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थर्ड कंसेप्ट है आपका प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम के साथ अगेन फर्स्ट एंट्री तो सेम ही होगी, सेकेंड एंट्री मोहन ब्रदर्स से स्टार्ट होगी 380 से। तो हम पहले ही बोलते हैं प्रीमियम के साथ हमारी एंट्री क्या होती है, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमारी प्रीमियम के केस में एंट्री होती है। तो देखते हैं हम हमारा फिगर्स कैसे प्लेस करेंगे। ये देखिए आगे हमारी थर्ड एंट्री, इसको करते हैं अपन मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 380 टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगेन अभी बैंक हम इरेज कर देते हैं एक बार के लिए। तो क्या हो गया, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमें क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार प्लस प्रीमियम। परचेज कंसिडरेशन इज 380 अपॉन 100 प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम। तो ये आ जाएगा आपका 380 अपॉन 110। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 3454.5454, ऐसे करके आ रहा है आपका आंसर। वही बात मेरी, आप पॉइंट के बाद चीजों को इग्नोर कर दोगे, आप पॉइंट के पहले पहले वाले फिगर ले लोगे। 3454 डिवेंचर्स हैं, कितने ले लिए आपने, 3454 डिवेंचर्स आपने ले लिए। अब 3454 डिवेंचर्स जब आपने लिए तो प्लेस करो। 3454 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवेंचर के केस में 100 से, और 3454 को आप प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 345400 और यहाँ 34540, इन दोनों का आप टोटल करो तो ये 380 के बराबर नहीं आ रहा। यहाँ पर जो टोटल आंसर आ रहा है वो आ रहा है, देखते हैं 4 9 और ये आ गया 9, ये आ गया आपका 7 3 379940। यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट कितने का आ रहा है, 60 रुपीज का। 60 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। कितने रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, 60। तो ये जो फ्रैक्शन अमाउंट है, ये जो 60 रुपीज का अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है इन दोनों में, वो हम किस में डाल देंगे, बैंक में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि टू बैंक अकाउंट में डाल दीजिए 60 रुपीज। आई होप सो आपको समझ आ रहा है 60 क्यों आया, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं। और जब भी हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स फ्रैक्शन में आएंगे तो हम जो भी उसका डिफरेंस अमाउंट होगा, डेबिट एंड क्रेडिट जब टैली नहीं हो रहे होंगे, तो हम वो अमाउंट बैंक में पे कर देंगे। आई होप सो आपको डाउट क्लियर होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, X Limited purchase a machinery from Y for an agreed purchase consideration of 4,40,000 to be satisfied by issuing 12% debentures of 100 each at a premium of 10 per debentures. It's वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मशीनरी परचेज किया, एंट्री करें पहले तो फर्स्ट केस है परचेज कंसिडरेशन का। ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदी है, वाई लिमिटेड। ठीक है, फिगर्स प्लेस करेंगे 4,40,000 4,40,000। सेकेंड एंट्री क्या करने वाले हैं, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको निकालने पड़ेंगे इस केस में। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स का फॉर्मूला क्या आने वाला है, पीसी अपॉन आर प्लस प्रीमियम। चलिए पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका फर्स्ट एंट्री का। देखिए आप, ये आ गया मशीनरी टू 440, सेकेंड प्रीमियम का केस है तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ डिवेंचर्स सबसे इजी क्वेश्चन था ये। नंबर ऑफ डिवेंचर्स, मुझे मेरे को उम्मीद है कि आपके पहले आंसर आ गया होगा, जो पढ़ रहे होंगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो खुद को धोखा दे रहे हैं, मेरा तो क्या ही जाएगा। ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा बेटा, आप ही का जाएगा जो जाएगा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, पढ़ना आपको ही है। ये क्लासेस, ये एफर्ट्स, ये सब कुछ आपके एग्जाम्स के लिए हो रहा है। मेरी तो मार्कशीट बहुत साल पहले बन चुकी है, तो बेटर है कि आप पढ़ाई करें। गुड। तो देखिए 4,000 आ गया, 4,000 आया तो आपको पता है डिवेंचर्स हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया। और प्रीमियम हमेशा प्रीमियम अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया। और इस तरीके से हमारी एंट्री खत्म हो गई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैसे ही बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है आज का। सी एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 15,000 डिबेंचर्स है, 100 रुपए का एक है। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, दोनों केसेस में रिडम्पशन की कोई बात नहीं दी हुई। जब भी आपको रिडम्पशन की रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो हम उसको रिडम्पशन एट पार मानते हैं। क्या मानते हैं हम उसको? रिडम्पशन एट पार। तो सीधी सीधी प्रीमियम के अकॉर्डिंग और डिस्काउंट के अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे हम इसकी। पहली एंट्री हमेशा प्रीमियम के अकॉर्डिंग होती है, तो इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम बोले तो 110 और रिडम्पशन एट पार हो गया। ये भी इशूड एट डिस्काउंट यानी 95 और रिडम्पशन एट पार हो गया। आई होप सो ये तो बहुत इजी आप कर लेंगे, मैं दिखा दूंगी, पर मैं चाहती हूँ आप करें इसकी इतने इजी क्वेश्चन की एंट्रीज। सेकंड है डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट अ लोन ऑफ 12 लाख। कोलैटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसकी जर्नल एंट्री मांगी हमसे और बैलेंस शीट में प्लेस करने को भी बोला है। तो ठीक है, हम कर देंगे इसको भी। डिबेंचर्स आर इशूड टू अ सप्लायर फॉर मशीनरी कॉस्टिंग 13,50,000। ये वेंडर का क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में सब कुछ है। ये जो दो है ये कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन से आ गया, ये वाला कोलेटरल से क्वेश्चन आ गया और ये वाला परचेज कंसिडरेशन से क्वेश्चन आ गया है। तो इस एक ही क्वेश्चन में 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो पहला वाला करते हैं। पहला वाला क्या है? इशूड एट प्रीमियम बट रिडम्पशन एट पार। चलिए इसको करते हैं। देखिए पहली एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने डिबेंचर्स इशू किए थे? डिबेंचर्स थे 15,000, तो 15,000 इंटू 110, 15,000 इंटू 110 किया तो 1650, 1650 आ गया। दूसरा किया इसने डिबेंचर्स, ये गलत एंट्री कर रखी है, ये गलत एंट्री है बेटा, ये गलत प्रेजेंटेशन है। आपको ऐसे सिंगल एंट्री नहीं करनी, ये जो करके दिए ना इसने ये नहीं करना है। विल करेक्ट दिस, ये गलत है, बहुत गलती है, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी चूज किए कराने के लिए, बहुत गलती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहली ये एंट्री होनी चाहिए। जब ये होगी तो 1650, 1650 ये होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? डायरेक्ट कर दिया इसने, डायरेक्ट नहीं करना, हमारे को एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1650, 1650 किया। सेकेंड एंट्री आप करोगे 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे तो ये 1650 लिखे, यही 1650 यहाँ लिख देंगे आप। और डिबेंचर्स कितने डिबेंचर्स थे? 15,000। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का, तो यहाँ आ गया 15 लाख। ठीक है, और सेकंड 15,000 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए का, तो यहाँ आ गया 1.5 लाख। ठीक है, इसने क्या किया कि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन दोनों को कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट एंट्री मार दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस शॉर्टकट के हमें बोर्ड्स में मार्क्स नहीं मिलने वाले। बोर्ड्स को एक सेपरेट एंट्री ये चाहिए, एक सेपरेट एंट्री ये चाहिए। तो आप प्लीज, इसीलिए मैं एनसीईआरटी करा रही हूँ। एनसीईआरटी में बहुत मिस्टेक्स हैं और बच्चे उसको देखते हैं फिर वही एग्जाम में करके आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज फोकस्ड होकर करें हम जो कर रहे हैं, ताकि अच्छा है, गलतियां पता चल रही है, ताकि आपके भी नोटिस में आ रहा है कि अच्छा इसका करेक्ट आंसर ये होने वाला है। आई होप सो आपको समझ आया कि इसका सही प्रेजेंटेशन क्या होने वाला है। गुड, सेकंड देखते हैं। ये देखो इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था? 1.5 लाख का। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, हम वहां जाएंगे जब करेंगे, पर फिर भी अगर आपको देखना है, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दिया। और डिबेंचर्स 15 लाख की डिबेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिख दिया। ये समझ आ रहा है तो ठीक है, तो डरना नहीं है। और हमारे पास बैंक अकाउंट एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो बैंक में कितना पैसा आया था? 1650, तो 1650 यहाँ पे लिख दिया। यानी अगर आपको प्रीमियम से क्वेश्चन आता है तो आप अगर बैलेंस शीट बनाने को भी बोलता है तो कहाँ का प्रेजेंट करोगे? आप एक रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो
और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शो कर दो डिबेंचर्स को। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया 1650 और कैश एसेट वाली साइड जो होगी आपकी उसमें आपको कैश में शो करना पड़ेगा, कैश या बैंक में शो करना पड़ेगा। कितने पैसे आए थे आपके 1650। तो सी ये देखिए एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड टैली हो गई। ये हमारा एक इंडिविजुअल चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम उसमें पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी चलिए ठीक है डायरेक्ट आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अगर प्रीमियम का केस होगा तो प्रीमियम और लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाते हैं आपके डिबेंचर्स, ठीक है, और एसेट में कैश जाएगा। तो ये 3 जगह आइटम जाने वाले हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है आपका नोट्स टू अकाउंट, ये इसी को बता रहा है ये कैसे बनते हैं, सब इंडिविजुअल चैप्टर में हम करेंगे। सी यहाँ पे भी इसने डायरेक्ट प्रेजेंट कर दिया जो कि गलत है। हम डायरेक्ट कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, हम 2 सेपरेट एंट्रीज करेंगे। बोर्ड्स में इंडिविजुअल सिंगल एंट्री के कोई मार्क्स नहीं देगा आपको। क्या एंट्री होने वाली डिस्काउंट के केस में? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट? 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आया? 14,25,000। 14,25,000 ये आपका पहले एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री क्या आएगी बेटा आपकी? 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, ये 14,25,000 डेबिट हुआ, यही क्रेडिट हुआ, यही डेबिट हो जाएगा 14,25,000। और डिबेंचर्स आपको हमेशा पता है पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं 15,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 15 लाख। जैसे यहाँ 15 लाख आएगा दोनों का डिफरेंस अमाउंट हो गया 75,000, वो आपका डिस्काउंट में चला जाएगा। किया तो इसने भी यही है, बट ये क्या करता है कि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट डेबिट काट देता है, डायरेक्ट एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये देखिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 डिबेंचर्स। पर हमें डायरेक्ट एंट्री के मार्क्स नहीं मिलते ना, हमें तो 2 सेपरेट एंट्रीज बोर्ड में शो करके दिखानी है। तो प्लीज आप जब भी क्वेश्चन करें ये दिख रही है सिंगल एंट्री तो ना करें, आप सेग्रीगेट करें उनको 2 सेपरेट एंट्री में, एक तो अमाउंट आने की और एक फिर अमाउंट को डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की। आई होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपन। इसको प्रेजेंट करना है, इसको प्रेजेंट किस में करेंगे? अगर बैलेंस शीट में करेंगे, बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में तो चले जाएंगे 14 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 15 लाख, और ये डिस्काउंट किस में जाता है? कोई बता पाएगा डिस्काउंट किस में जाता है? डिस्काउंट किस में जाता है कोई बता पाएगा? अदर नॉन करेंट एसेट में जाता है हमारा डिस्काउंट। देखिए अदर नॉन करेंट एसेट में किस नाम से जाता है ये? अदर नॉन करेंट एसेट 75,000। तो आपको ये ऐसे प्रेजेंट करना है, कैश में लिखेंगे 1425 और डिस्काउंट जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट में, और आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स दिखा दोगे आप 15,000 की। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट हो जाएगा। डरे नहीं, अपन सब पढ़ेंगे, पर अभी हमारा मेन फोकस है एंट्रीज। बैलेंस शीट का खुद का एक चैप्टर है, वहां करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए नो एंट्री विल बी पास फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। थर्ड केस में क्यों कोई नो एंट्री पास नहीं होती? क्योंकि ये कौन सा प्रेजेंटेशन दिखा रहा है? कौन सा रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, इसलिए इसने लिख दिया नो एंट्री। क्योंकि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते डिबेंचर का इशू, तो आप एक ही सिंगल एंट्री करते थे बैंक लोन की। जब आप बैंक लोन की एंट्री करते थे तो वहां का पे बैंक लोन का अमाउंट गिवन होता था। आप इस क्वेश्चन में देखो बस ये लिखा है कि डिबेंचर इशू किए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं दिया कि बैंक लोन कितने गए। देखेंगे क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे को अमाउंट नहीं दिया, यहाँ दिया डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट अ बैंक लोन ऑफ 12 लाख। दिया हुआ है यार, दिया हुआ है, तो क्यों नहीं कर रहा है? पूरा आंसर कर लेते हैं। थर्ड का आंसर क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। थर्ड का आंसर होने वाला है, आप बैंक लोन की एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 12 लाख 12 लाख। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बैंक लोन की एंट्री करेंगे आप इस केस में। थर्ड केस, अब आ जाइए हम थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस देखिए क्या है, डिबेंचर आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट अ बैंक लोन ऑफ 12 लाख।
आपके यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कह रहा है कि नो एंट्री विल बी पास, पर बैंक लोन जो 12 लाख का लिया है उसकी तो एंट्री करेंगे आप। तो ये अगेन द सॉल्यूशन इज रॉन्ग इन एनसीईआरटी। पता नहीं क्या ही करते हैं, ये जो साइट मैंने ओपन किया है ये एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन है, बट बहुत मिस्टेक है बेटा, प्लीज तो अभी करेक्ट करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है नो एंट्री विल बी पास, इसको कट करें। एंट्री होती है, आपको पता है लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अच्छा है, देख रहे हैं आप कितनी मिस्टेक्स है एनसीईआरटी में, यही रीजन है मेरा एनसीईआरटी कराने का आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लोन है, 12 लाख, 12 लाख का। दूसरी बात क्या है आपकी, अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप एक एडिशनल एंट्री करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है, ये एंट्री कर देंगे। कितने के डिबेंचर्स दे रहे हैं, बस उसने बोला इशू डिबेंचर्स और कुछ भी नहीं कहा वहां पे, ठीक है। तो इशू डिबेंचर्स और कुछ भी नहीं कहा, तो आप यहाँ पे भी कर देंगे। कितने रुपए देंगे आप, 15,000 डिबेंचर दिए तो आप 15 लाख, 15 लाख। मैम हमने 15 लाख क्यों लिखे, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा था वो कह रहा था 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। और थर्ड पार्ट में उसने बोला कि बैंक लोन लिया है 12 लाख का, तो यानी ये फर्स्ट यही डिबेंचर्स तो हमने कोलैटरल रखे होंगे, क्योंकि ये तो सेपरेट केसेस है। तो यहाँ पे आप करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर आप शो कर रहे हैं तो, अगर आप शो नहीं कर रहे तो बस आप ये सिंगल एंट्री करके आने वाले हैं, आप कोई सा भी केस कर सकते हैं। अब देखते हैं, इसने शो किया है तो इसने डिबेंचर सस्पेंस माइनस किया होगा, अगर इसने बैलेंस शीट में शो नहीं किया तो डिबेंचर सस्पेंस को इग्नोर किया होगा। देखो लॉन्ग टर्म में 12 लाख का लोन दिखा दिया ना, इसने दिखा दिया लोन 12 लाख का। अब देखो बैंक लोन 12 लाख दिखा दिया, उसने डिबेंचर, वो वाला ट्रीटमेंट क्या है, जब ये डोंट वांट टू शो, तो डोंट वांट टू शो में आप बस बैंक लोन दिखाते हो, ये दिखा दिया। और अगर ये शो करना चाहता तो ये यहीं पे एक और चीज करता, 10% डिबेंचर्स कितने के थे, 15 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस 15 लाख। मेन आंसर में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो भी आंसर कितना आ जाता हमारा, 12 लाख। तो मेन आंसर में तो आपको पता है कोई फर्क पड़ता ही नहीं है प्रेजेंटेशन के कारण, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता अगर वो दिखाना चाहता। पर इसने प्रेजेंटेशन कौन सा वाला करा हुआ है, वो दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। बस इसने एक ही गलती कर दी कि ऊपर जो लाइन लिखी है कि नो एंट्री विल बी पास, तो एंट्री पास होती है, किसकी पास होती है, बैंक लोन लेने की। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल की एंट्री नहीं होती, पर उस केस में भी एक एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जो कि हमें करनी है। डन, नेक्स्ट आते हैं। देखिए इसने अल्टरनेटिव मेथड अब करके दिखाया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 15 लाख 15 लाख। इसने फिर या तो ये थॉट से क्वेश्चन सॉल्व किया है कि बैंक लोन की एंट्रियां नहीं करी, इसने इशू ऑफ डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया है। चलिए तो देखो इसको, इसमें इसने प्रेजेंट करके दिखाया होगा, ये देखिए आ गया ना, बैंक लोन 12 लाख, डिबेंचर्स 15 लाख, लेट डिबेंचर सस्पेंस 15 लाख। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए फोर्थ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मशीन वेरी क्वेश्चन। अच्छा ये वाला वापस पढ़ाती हूँ। देखिए थर्ड केस करते हैं, मैं वापस पीछे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि थर्ड केस होगा कैसे। डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट अ बैंक लोन ऑफ 12 लाख। इसने यहाँ पे जनरल एंट्री करने को बोला है, ठीक है। अगर डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू है तो पता है दो केसेस होते हैं, व्हेन कंपनी वांट टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एंड व्हेन कंपनी डोंट वांट टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट देन डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे दो ट्रीटमेंट होते हैं, तो जब दो ट्रीटमेंट होते हैं तो इसमें दोनों तरीके के ट्रीटमेंट आपको दिखाए हुए हैं, बट इसने बैंक लोन की एंट्री नहीं कर रही क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में ओनली प्रेजेंटेशन किसका दिखाया हुआ है, इशू ऑफ डिबेंचर्स का दिखाया हुआ है, ठीक है। बट आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको बैंक लोन की एंट्री भी करके आनी है। तो देखो यहाँ पे इसने लिख दिया कि नो एंट्री विल बी पास फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये बात सही है क्योंकि ये वो केस करा रहा है व्हेन कंपनी डू नॉट वांट टू शो,
इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी टू बैंक। ये वाला केस का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हमको पता है उस केस में एक ही एंट्री करते हैं हम बैंक लोन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन कितने का था? 12 लाख 12 लाख, बस ये एक सिंगल एंट्री हो जाएगी। और डिबेंचर्स की कोई एंट्री नहीं होती है क्योंकि हम वो दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। यहां नहीं करी बट आपको एग्जाम में एंट्री करके आनी है। ये होने के बाद बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, आपको सबको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में साथ बोलेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लॉन्ग नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन ऑफ 12 लाख, बस हम यही शो करने वाले हैं। देखते हैं इसने यही शो किया है क्या। सी इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड में कुछ नहीं आता, ये नहीं लिखना है हमको। नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12 लाख दिखा दिए, 12 लाख। ये आ गई हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन ऑफ 12 लाख। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अल्टरनेट सेकंड मेथड क्या था? ये सेकंड मेथड कौन सा वाला करके दिखा रहा है ये? व्हेन कंपनी वांट टू शो, व्हेन कंपनी वांट टू शो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी टू बैंक। जब बैंक में शो करना चाहता है तो आप एंट्री क्या करते हो? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स ही तो होती है, पर इसके साथ एक और एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 12 लाख 12 लाख। एक तो ये एंट्री करेंगे आप, और आप एक और एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये एंट्री आप कर देंगे। दोनों के प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में करके दिखा देते हैं। क्या होता था इसमें? बस एक हम बैंक लोन के साथ साथ सब्ट्रैक्ट करके भी शो कर देते थे। ये देखिए, बैंक लोन दिखाया 12 लाख, 10% डिबेंचर दिखाया 15 लाख, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में 15 लाख माइनस करके शो कर दिए 12 लाख, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। वहां पे मशीनरी परचेज करी थी, और मशीनरी परचेज करी थी आपने 13,50,000 की, और उसके बदले में आपने क्या दिए थे? डिबेंचर्स दिए थे। तो आपकी पहली एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 13,50,000 13,50,000, और आप वेंडर की एंट्री करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट 13,50,000, डिबेंचर्स कितने के दे रहे हैं हम? उसमें हर इंडिविजुअल केस में 15,000 डिबेंचर दिए गए हैं 100 रुपए के। तो 15,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 इज 15 लाख, वेंडर को 13,50 दे रहे हैं। 15 लाख के डिबेंचर 13,50 की चीज के बदले में ले लिए, यानी 1.5 लाख का हमने उनको क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है हमने उनको? डिस्काउंट दिया है। तो ये बैलेंसिंग फिगर बन गया, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे निकाले? अब यहाँ पे तो वैल्यू थी नहीं, अमाउंट थी नहीं, पर हमें तो दिख रहा है ना 15,000 डिबेंचर दे रहे हैं, 13,50,000 की चीज दे रहे हैं, यानी डिफरेंस अमाउंट किस बात का है? डेबिट साइड में कम है, और डेबिट साइड में जो चीज होती है वो क्या होती है? हमारी डिस्काउंट होती है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। गुड, नेक्स्ट पे आते हैं। इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन अभी आप कुछ भी मत सीखे, सब मैं सिखाऊंगी आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन। ये आ गए हमारे परचेज वो वाले क्वेश्चन आ गए हमारे, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे, ये तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी समझा देती हूँ मैं आपको। बहुत लॉन्ग क्लास हो गई ना आज की, बट पढ़ना, पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे। डिबेंचर्स इशूड एट 95 एंड रिपेबल एट 100। यहाँ नीचे एक लाइन दी है कि फेस वैल्यू मतलब कि पार वैल्यू, फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू 100 लेनी है आपको, यानी सारों को कंपेयर किससे करना है? 100 से। तो 100 की चीज 95 में, यानी डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज। 100 की चीज 100 में, यानी रिडम्पशन एट पार। तो पहला केस तो हो गया इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार, ठीक है। सेकेंड, 100 की चीज 95 यानी डिस्काउंट ऑफ 5, रिडम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, यानी कि इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। समझ रहे हैं? ठीक है। थर्ड, 100 की चीज 100 में यानी कि पार, और 100 की चीज 105 में यानी कि प्रीमियम, यानी इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम। आई होप सो अब आप इसकी एंट्रीज कर लेंगे,
इस केस में भी लॉस आएगा, उसको राइट ऑफ की भी एंट्री करनी है। इस केस में भी लॉस आएगा, उसको राइट ऑफ की भी आपको एंट्री करनी है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसके सॉल्यूशन देखते हैं और खत्म करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 95 पे इशू है, रिपेबल एट 100। सी, ये वही मर्ज एंट्री कर रहा है, आपको 2 सेपरेट एंट्रीज करनी है। मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आप खुद करें और मुझे बताएं कि यस मैम वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर इज 13। प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 कर पाए हैं इतने दिन की क्लास की मेहनत के बाद। चलिए, तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो रिडम्पशन और डिबेंचर्स के रिगार्डिंग, और रिडम्पशन हमारे सीबीएसई आरबीएसई दोनों से कट हो गया है, तो प्लीज आपको रिडम्पशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बस आपको वही प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, दोनों के रिडम्पशन कट हो चुका है। तो प्लीज आपको जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बस वही प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इसमें से हमारा डिलीटेड पोर्शन भी है, तो आपको डिलीटेड पोर्शन के कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। बी लिमिटेड इशूड 1000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन April 1, 2014 एट अ डिस्काउंट। देखो, तो इशू किस पे हुआ है? डिस्काउंट पे हुआ है ऑफ 5%, 100 का 5%, 5 रुपए का डिस्काउंट, एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10 रुपीज का प्रीमियम है। गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री है एंड डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करके दिखाएं। अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, एक तो सितंबर में पे होता है और एक मार्च में पे होता है, और टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10% दिया हुआ है। मैंने कल ही आपको बताया था इसमें 2 तरीके की एंट्री मांग रहे हैं, एक तो इशू की एंट्री मांग रहे हैं और एक इंटरेस्ट की एंट्री मांग रहे हैं। इशू के रिगार्डिंग कितना सा डेटा चाहिए? इशू एट डिस्काउंट 5 रुपए एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए। ये तो इशू के लिए बस इतना सा डेटा चाहिए और इशू का काम हो जाएगा। इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कितना डेटा चाहिए? 1000, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, टीडीएस ऑफ 10% और हाफ ईयरली का डेटा है। ठीक है, ये हो गया। दोनों के डेटा सेग्रीगेट कर लिए तो एंट्रीज करनी है। इसकी एंट्री तो बहुत इजी है। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट कितना होने वाला है? 900 में से 5 गए तो बचा 95। 95 इंटू 1000 डिबेंचर्स, दैट इज 95,000 से पहली एंट्री हो जाएगी। तो देखते हैं, पहले इशू की एंट्री देखते हैं, फिर इंटरेस्ट का एंट्री चेक करेंगे। एंट्री किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। सी, बैंक अकाउंट डेबिट आ गई 95,000, आ गया 95। कैसे किया इसने? इश्यू किस पे था? डिस्काउंट पे 5 रुपए, रिडम्पशन किस पे था? प्रीमियम पे। प्रीमियम कितने रुपीज था? शायद 10 रुपीज था, 10 रुपीज ही था। हाँ, तो देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट ये कैसे आया? 1000 इंटू 95। ये 95 कैसे आया था? अभी मैंने आपको बताया था 100 माइनस 5 किया, इशू प्राइस कितनी आ गई हमारी? 95, तो ये आ गया। ठीक है, कंबाइन मर्ज एंट्री करता है। मैं हमेशा ही बोल रही हूँ मर्ज एंट्री नहीं करनी है, हम हमारी सेपरेट एंट्री करेंगे। चलो मैं ही करा देती हूँ। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितनी आ जाएगा? 95,000, 95,000। दूसरी एंट्री क्या आएगी? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बस इसको फिर चलो इसी में कर देते हैं। इसकी जगह क्या लिखो आप? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से होगा वो? यहाँ पे डेबिट हुआ 95, तो यहाँ भी 95। टू डिबेंचर्स कितना आएगा? 1000 इंटू 100 रुपए का, ये आ गया। डिस्काउंट है 10 रुपए, 5 रुपए का, तो डिस्काउंट आ जाएगा 1000 इंटू 5, डेट इज 5000। प्लस रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे, तो ये एंट्री आ गई प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10,000, और ये 10,000 कहाँ चला जाएगा हमारा? डेबिट हो जाएगा 10,000। तो टोटल कितना आ गया? 15,000। तो हमने 15,000 यहाँ पे शो कर दिया। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज डायरेक्ट एंट्री मत करें, फर्स्ट रिसीव रहने की एंट्री करें, सेकंड ट्रांसफर की एंट्री करें। डायरेक्ट एंट्री के सीबीएसई में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे बेटा। प्लीज कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गुड, तो ये हो गई हमारी इशू की एंट्री। अब इशू के बाद हमें किसकी एंट्री, और देखो डेट भी चेक करो, 1 अप्रैल को इशू की एंट्री करी गई है।
सेकेंड अब हमारे को इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट 2 बार पे कर रहा है, एक तो 30 सितंबर को और मार्च में। तो देखो हम पहले इंटरेस्ट निकालते हैं कि कैसे निकाला। क्या था डेटा, 1012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है, टीडीएस है हमारा 10% का। ठीक है, तो हम पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 100 रुपए का 12% मिलेगा, यानी एक डिबेंचर पे 12 रुपए मिलेंगे। कितने डिबेंचर है, 1000, तो यानी 12,000 रुपए मिलेंगे। 12,000 पे टीडीएस कट जाएगा 10% का, यानी कि 1200 रुपए का तो टीडीएस कट जाएगा। तो ये तो हो गया ईयरली फिगर। हाफ ईयरली फिगर 12,000 का आधा 6,000 का ब्याज बना, उसमें से 600 रुपए इसका आधा कर दिया, टीडीएस कट गया। बंदे को कितना दे रहे हैं हम, 5,400। ठीक है, आप सबको पता है ये जो होता है ये डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट होता है, ये आपका टीडीएस अमाउंट होता है, और ये आपका डिबेंचर होल्डर का अमाउंट होता है, क्योंकि उसमें हम टीडीएस काट के पेमेंट करते हैं। तो आप एंट्री करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल भी लिख सकते हो, और आप टीडीएस भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। टू टीडीएस एंड टू डिबेंचर होल्डर। मैंने अभी आपको बताया था ये डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट लिखो, टीडीएस का अमाउंट लिखो, डिबेंचर होल्डर का अमाउंट लिखो। अब हम सेकंड एंट्री में इन दोनों की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। कितनी तारीख को पेमेंट करेंगे, वही 30 सितंबर को हम इनकी पेमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी पेमेंट की एंट्री। ये देखिए आपको 30 सितंबर को डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये 5,400 ये डेबिट हो जाता है, और टू बैंक 5,400 पेमेंट कर देते हो। इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर। टीडीएस की एंट्री करेंगे अब अपन। इसने टीडीएस की एंट्री नहीं करी, आपको करनी है। ये गलत कर रहा है, आपको करनी है। आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। आपको पता है हमारी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होता है, ये एंट्री इसने कर दी, इसने टीडीएस की एंट्री नहीं करी। अब 30 सितंबर को एक और एंट्री करोगे, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक 600 रुपए, ये भी आपको एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका 31 मार्च आ जाएगा। 31 मार्च को आप डिबेंचर्स ड्यू करने की एंट्री करोगे। अगेन द सेम एंट्री विल बी डन विच इज डन ऑलरेडी ऑन 30th September. Then you will pay to debenture holders. Then again on 31st March एक और एंट्री आपको करनी है। 31st मार्च को आप एक एंट्री और करेंगे, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसने टीडीएस की एंट्री इग्नोर करी, आई डोंट नो व्हाई, आपको करनी है। पर ये एंट्री हो जाएगी। आपको पता है हम हाफ ईयरली में तीन एंट्री सेम डेट पे करते थे, एक तो ड्यू की, एक डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की, और एक टीडीएस के पेमेंट की। ये 3 सेट ऑफ एंट्रीज तो होती है, ये 2 कर रहा है, एक टीडीएस की नहीं कर रहा, आपको करनी है। ये कर देंगे। अब 31 मार्च को आपको एक एंट्री करनी है जो होगी आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट राइट ऑफ करने की। 6,000 का तो मार्च में किया, 6,000 का सितंबर में किया था, तो 6 12,000 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 आप ये डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री कर दो। इसने अभी भी एक एंट्री नहीं करी। वो एंट्री कौन सी नहीं करी, लॉस राइट ऑफ करने की। इसने एक लॉस भी तो राइट ऑफ किया है, ये रहा। कितने का लॉस राइट ऑफ किया है, 15,000 का। तो ये 15,000 के लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री हम किससे करेंगे, यहाँ पे प्रीमियम तो है नहीं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 15,000। यानी कि अगर मैं इस सम को सम अप करूं, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट की एंट्री भी मांग रहा है और आपको इशू की एंट्री भी मांग रहा है, तो आपको क्या क्या करना है, आपको पहले इशू की 2 एंट्री होती है वो तो करेंगे ही आप, और इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की एंट्री करेंगे, टीडीएस है अगर क्वेश्चन में तो टीडीएस की पेमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, ये तो आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग एंट्री हो जाएगी। इधर अगर आपका कोई लॉस है तो उस लॉस राइट ऑफ की भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो 2 एंट्री और लॉस राइट ऑफ की एंट्री, यानी 3 एंट्री तो इधर की हो जाएगी, और 1 2 3 4 एंट्री इधर की हो जाएगी अगर ईयरली है। अगर यही चीज हाफ ईयरली का आता है जैसे अभी का क्वेश्चन था, तो 3 एंट्री तो उसकी, फिर 1 2 3 एंट्री 30 सितंबर को, 1 2 3 एंट्री
31 मार्च को, यानी 3 और 3 6 और एक ये 7, यानी कि 7 एंट्रीज इन केस ऑफ हाफ ईयरली एंड 4 एंट्रीज इन केस ऑफ ईयरली इंटरेस्ट होने वाली है। तो यार नहीं, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 3+4 इन केस ऑफ हाफ ईयरली करना एंट्रीज, और 3+7 इन केस ऑफ सॉरी 3+4 इन केस ऑफ ईयरली इंटरेस्ट वाला आया केस तो करनी है, और 3+7 एंट्रीज इन केस ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट के केस में करनी है। तो आपको प्लीज याद रखे, लॉस राइट ऑफ करना है, पीएनडल में लॉस भी राइट ऑफ होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट भी जाएगा, ये आपको अपना क्लियर कंसेप्ट रखने हैं। आई होप सो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको इलस्ट्रेशन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने भी थे डिबेंचर्स के सब कराए। प्लीज ये वीडियो देखें और मेरे साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो यहीं पर मेरा एक चैप्टर ऑफ कंपनीज बुक इशू ऑफ डिबेंचर्स खत्म होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ इशू ऑफ शेयर्स। प्लीज मिस मत कीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली 20 वीडियोस की चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और अगर आपने वो मेरे साथ कर लिया तो बहुत डिफरेंट पैटर्न में हम इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने वाले हैं। होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। फिर मिलते हैं इशू ऑफ शेयर्स के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।